नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, परिवर्तन तो संसार का नियम है, चाहे जीवन हो या मौसम। ज़रूरत है तो बस संतुलन और सही योजनाओं की, ताकि आप होने वाले परिवर्तनों को अपनी आवश्यकता के अनुसार लाभ में परिवर्तित कर सकें। और यही बात कृषि व्यवसाय पर भी लागू होती है। यदि आपके पास सही योजनाएं हैं और आप सावधानी पूर्वक कार्य करते हैं, तो आप खेती से किसी भी मौसम में लाभ कमा सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ जानकारियां लेकर हाजिर हैं हम अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंडी भाव के साथ खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। गौ पशुपालकों के लिए पुरस्कार योजना, चने की बुवाई में सावधानी, आंवले की फसल में धब्बा रोग व नियंत्रण, लहसुन की खेती, जीरो टिलेज सीड ड्रिल कम फर्टिलाइजर ड्रिल। भारतीय नस्ल की गौ वंशीय पशुओं के पालकों को बढ़ावा देने एवं अधिक दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए गोपाल पुरस्कार योजना संचालित की गई है। योजना सभी वर्ग के पशुपालकों के लिए है जिसके पास भारतीय नस्ल की गाय उपलब्ध हो तथा गाय का दुग्ध उत्पादन 4 लीटर या उससे अधिक हो। वह पशुपालक अपने आवेदन को निकटतम पशु चिकित्सा संस्थान में प्रस्तुत करेंगे। जिला स्तर पर प्रतियोगिता में गायों का चयन विकास खंड स्तर की प्रतियोगिता में सम्मिलित हुई गायों से ही किया जाएगा। विकास खंड स्तरीय पुरस्कार इस प्रकार रहेंगे: प्रथम पुरस्कार ₹10,000, द्वितीय पुरस्कार ₹7,500, तृतीय पुरस्कार ₹5,000 एवं जिला स्तरीय पुरस्कार प्रथम ₹50,000, द्वितीय पुरस्कार ₹25,000, तृतीय पुरस्कार ₹15,000। इसी प्रकार सांत्वना पुरस्कार ₹5,000 प्रत्येक 7 गोपालकों को दिया जाएगा। चने की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए पौधों की संख्या 3 से 3.5 लाख पौध प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। इसके लिए प्रति वर्ग मीटर 30 से 35 पौध हों, तब यह संख्या पूरी होती है। सामान्य रूप से इस पौध की संख्या को प्राप्त करने के लिए बीज के वजन के हिसाब से 75 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। बुवाई के समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखकर यह पौध संख्या प्राप्त की जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, बीज का अंकुरण प्रतिशत जांचना न भूलें और बीजोपचार करने के बाद ही बोनी करें। उकठा प्रभावित क्षेत्रों में बीज को ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके बुवाई करें। आंवले की फसल में धब्बा रोग व नियंत्रण। यह जीवाणु से होने वाला कैंकर रोग है। इस रोग के लक्षण पहले पहल पत्तियों के निचली सतह पर छोटे छोटे गोल जलीय और भूरे रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। इन धब्बों के चारों तरफ एक पीले रंग का घेरा होता है जिससे उतक मर जाते हैं। धब्बों के पीछे की पत्तियों की ऊपरी सतह कुछ उठी हुई खुरदुरी होती है। इस रोग के नियंत्रण के लिए रोगग्रस्त भागों की छटाई करके उन्हें हटा दें व कटे स्थान पर बोर्डो पेस्ट लगा देना चाहिए। रासायनिक नियंत्रण के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट अथवा फाइटोमाइसिन का 200 ppm यानी कि 1 ग्राम दवा प्रति 5 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। लहसुन की बुवाई का उपयुक्त समय शुरू हो गया है। लहसुन बाजार में अधिक मांग को देखते हुए आप इसकी खेती कर अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसलिए किसान भाई उचित मृदा नमी की दशा में लहसुन की यमुना सफेद 1, यमुना सफेद 2, पंत लोहित, एग्री फाउंड पार्वती में से किसी एक प्रजाति का बीज उपलब्ध होने पर बुवाई शुरू कर दें। लहसुन के बीज की मात्रा 150 से 200 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयोग करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर तथा बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बीजों या कलियों को बुवाई से पहले उपचारित जरूर कर लें। जीरो टिलेज सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का उपयोग विशेष रूप से धान की फसल की कटाई के बाद रबी सीजन में बिना खेत तैयार किए सीधे बुवाई के लिए किया जाता है, जिससे खेत की तैयार लागत व समय की बचत होती है। साथ ही साथ धान की खेती की विशेष नमी से रबी की फसल का अंकुरण आसानी से किया जा सकता है। इस यंत्र के द्वारा सामान्य फसलों की बुवाई सामान्य सीड ड्रिल सीड कम फोर्ट के तरह से किया जा सकता है।
किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, खेती किसानी के साथ साथ इससे जुड़े अन्य उद्योगों जैसे मछली पालन में भी आप अपना भविष्य बना सकते हैं। इसे आप अपना मुख्य रोजगार बनाकर आजीविका का साधन बना सकते हैं। इस समय मछली पालकों को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन सी लाभकारी योजनाएं हैं जिनसे आप लाभ कमा सकते हैं, आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ राजीव श्रीवास्तव जी से, जो कि मछली पालन केंद्र सीहोर में डिप्टी डायरेक्टर हैं। आज हम बात करेंगे मछली पालन की। मछली पालन कम समय में, कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाले व्यवसाय के रूप में हमारे प्रदेश में स्थापित हो चुका है और लाखों की संख्या में इससे युवा रोजगार पहले से जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं। इसमें निरंतर संख्या में विस्तार होता जा रहा है, क्योंकि हमारे प्रदेश में जल क्षेत्र का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। इसलिए मछली पालन से जुड़ने पे उनकी आर्थिक क्षमताओं का विकास होना सुनिश्चित है। मछली पालन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने का एक सशक्त कार्यक्रम सतत रूप से चल रहा है। इसमें मछली पालन काम करने के लिए एक जल क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जल क्षेत्र में 0 से 10 हेक्टेयर तक के जितने भी तालाब हैं वो ग्राम पंचायत के अधीन है। 10 से 100 हेक्टेयर तक के जितने तालाब हैं वो जनपद के अधीन है और 100 हेक्टेयर से 1000 हेक्टेयर तक के जितने तालाब हैं वो जिला पंचायत के अधीन है। अगर हमारे जो किसान शासकीय तालाब में मछली पालन करना चाहते हैं तो उनका BPL कार्डधारी हो, SC ST का आवेदक हो, तो उसको प्राथमिकता के आधार पर वो तालाब ग्राम पंचायत की अनुशंसा के बाद ठहराव प्रस्ताव करके वो प्रस्ताव फिर सहायक संचालक कार्यालय में भेजा जाता है। उसमें कलेक्टर साहब के और CO साहब के अनुमोदन के बाद पट्टा जारी कर दिया जाता है। ये तो रही मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के माध्यम से पॉन्ड कल्चर स्कीम की। इसके अतिरिक्त इसी मत्स्य कृषक विकास अभिकरण में दूसरा जो इसका कार्यक्रम है वो स्वयं की भूमि पर तालाब बनाने के लिए। अगर हमारे किसान 1 हेक्टेयर भूमि में अपने तालाब बनाना चाहते हैं तो उनको 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 3.5 लाख रुपए का बैंक ऋण स्वीकृत कराया जाता है और उस पर सामान्य जाति का जो भी कृषक होगा उसमें 20% अनुदान और जो SC ST कैटेगरी के हमारे किसान भाई हैं उनके लिए 25% अनुदान उनके लिए RTGS उनके खाते में ही कर दिया जाता है। तो ये मछली पालन
एक ऐसा व्यवसाय है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी तय है। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत से जिस प्रकार हमारे प्रदेश के अंदर मौसम की मार लगातार चल रही है, तो हमारे किसानों को निश्चित रूप से चिंता में डाल दिया है। कोई भी व्यवसाय अगर एकमात्र किया जाए, ये तो एक ऐसी स्थिति है जैसे एक पैर पर दौड़ लगाना। हमारे किसान भाइयों को मैं आग्रह करना चाहूँगा, अगर उनके पास 8-10 हेक्टर या 10 एकड़ ज़मीन है तो उसमें वो मछली पालन अवश्य करें, साथ में खेती करें। तो मछली पालन करने के लिए एक तालाब की आवश्यकता होती है। मैंने तालाब के आपको मापदंड बता दिए। उसमें तालाब में कम से कम 150-2 मीटर की गहराई रखें। आप इसकी तालाब में एक मुर्गे का बाड़ा भी बनवा सकते हैं। तो 1000-1500 मुर्गे के चूज़े रख के आप तालाब के ऊपर उसका जाली लगा के केज बनवा के उसमें अगर मुर्गा पालन करते हैं तो उसका जो खाना है मुर्गे का वो तालाब में जाएगा, जो मछलियों के लिए भोजन हो जाएगा, और जो बीट वो मुर्गे करेंगे वो भी उनके लिए भोजन होगा। तालाब की पाल पर अगर आप उसमें फलदार वृक्ष अच्छी वैरायटी का जो आपके मतलब क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अनुकूल हो, उत्तम प्रजाति का आप अगर फलदार वृक्ष लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आय 1 हेक्टेयर भूमि से 3 क्षेत्रों में से चालू हो गई। दूसरी बात ये, मछली पालन करने के लिए गोबर खाद, यूरिया, सुपर फास्फेट का उपयोग किया जाता है। ये जब तालाब में मिल जाता है, आप इसका पानी जब आप अपने खेत में लेते हैं तो आपके खेत में जो आप फसल ले रहे हैं उसमें खाद की मात्रा भी कम हो जाती है। तो मैं अपने किसानों को विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि केवल एक व्यवसाय पर आप आश्रित ना रहें, और उसके अलावा आप और तालाब में का पानी लेके अपने खेती भी करें, उद्यानिकी भी करें और मुर्गा पालन भी करें। मान लीजिए एक फसल से आपको जितना आपका अनुमान है उतना आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो दूसरी फसल से आपको फ़ायदा हो जाएगा। मछली पालन करने के लिए निश्चित रूप से उत्तम प्रजाति का गुणवत्ता वाला मत्स्य बीज की आवश्यकता होती है। इसके लिए मत्स्य बीज आप शासकीय जो प्रक्षेत्र है, मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, उनसे प्राप्त करें। आपको कतला, इसमें कम से कम 3 वैरायटी का मछली का बीज अवश्य डालें। कतला, रोहू, मृगल, अगर 4 प्रजाति का मिलता है तो कतला, रोहू, मृगल के साथ कॉमन कार्प, और 6 प्रजाति का मिलता है कतला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प। जो आखिरी की 3 मछलियाँ मैंने बताई हैं, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, ये विदेशी मूल की मछलियाँ हैं, लेकिन चूँकि हमारे जलीय क्षेत्र में ये पूरी तरह स्थापित हो चुकी हैं, इसलिए इनके पालन करने से किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमसे किसान पूछते हैं साहब कतला ही क्यों करें, इसका पालन क्यों करें? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कतला मछली सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली मछली है। ये पानी की सतह पर ऊपर भोजन करती है। इसके साथ में अगर आपको सिल्वर कार्प का मछली का बीज मिल रहा है तो उसका भी पालन कर सकते हैं, उसको भी पानी की सतह पर उसका भोजन रहता है। दूसरी आपको मैंने बताई थी रोहू और ग्रास कार्प। अगर आपके जलीय क्षेत्र में बहुत सारी जलीय वनस्पति है तो ग्रास कार्प मछली का पालन अवश्य करें। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए बहुत आवश्यक है। पूरी जलीय वनस्पति इसका भोजन है, तो आपके खाने में ग्रास कार्प के लिए भोजन स्वतः ही उपलब्ध रहता है। और जो 2 प्रजाति की मछली मैंने आपको कॉमन कार्प और बताई है, वो मृगल बताई है, वो पानी के सतह में तली में भोजन करती हैं, तो इसलिए इनमें खाने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती। अब इन मछलियों का आप संचयन करने से पूर्व तालाब की तैयारी अवश्य करें। तालाब की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको गोबर खाद की आवश्यकता होती है। गोबर खाद 10,000 से 15,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद तालाब में हर महीने में बराबर डोज में दें। तालाब में चूना अवश्य डालें। 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप उसमें चूना डालते हैं तो इससे पीएच कंट्रोल रहेगा, पीएच नियंत्रण में रहेगा, तो ये क्षारीयता की तरफ पानी का रुख रहेगा, उससे मछली की पैदावार और वृद्धि मत्स्य बीज की बहुत ज़्यादा होगी। मछली का बीज 75 mm से 100 mm के बीच में जो डालना ज़रूरी है। जब तक आप इसका मछली का बीज बड़े आकार का नहीं डालेंगे तो मृत्यु दर आप उसके नियंत्रण में नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि आप उसको बड़े आकार का मछली का बीज डालें। और हमारे यहाँ एक योजना मछली पालन विभाग में आ गई है, उसमें किसान अगर
5,000 रुपये हमारे कार्यालय में जमा करेगा, उसको हम MP एग्रो इंडस्ट्रीज़ को 45,000 रुपये मिला के भेज देते हैं। उसे 15.5 कुंटल मछली का आहार, मत्स्य आहार योजना के अंतर्गत 15.5 कुंटल मछली का आहार दिया जाता है, जिससे मछली की वृद्धि 100% बढ़ती है। जो आपकी मछली 1.5 से आधा किलो की 600 ग्राम की होती थी, वो सीधे 1-1.25 किलो की मछली हो जा रही है। तो निश्चित रूप से किसान को जब इतनी सारे साधन उपलब्ध हैं, जब बशर्ते आप इस जानकारी का उपयोग अपने दैनंदिनी में करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आय में बहुत तेज़ी से वृद्धि होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी जो सलाह को मानते हुए आप अपनी आर्थिक उन्नति करेंगे, अपने गांव की आर्थिक उन्नति में सहायक होंगे और प्रदेश की आर्थिक उन्नति में भी आप अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। नमस्कार। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। DD किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, प्याज एक मसाले वाली फसल है। इसका उपयोग सब्जी के साथ साथ सलाद के रूप में भी किया जाता है और इसलिए वर्ष भर इसकी मांग निरंतर बनी रहती है। प्याज की खेती आपके लिए एक लाभ का व्यवसाय साबित हो सकती है। प्याज की खेती कैसे की जाए, बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विजय अग्रवाल जी। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश में प्याज की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। खास तौर पे रबी का मौसम एक ऐसा मौसम है जिसमें भारतवर्ष का 60% प्याज का उत्पादन किया जाता है। प्याज की खेती के लिए किस प्रकार का मौसम चाहिए, किस प्रकार से इसकी अच्छी खेती कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात आती है जलवायु की। तो प्याज की फसल को ठंडी एवं मध्यम जलवायु बहुत अधिक पसंद होती है। ये फसल जो होती है ठंड के प्रति, पाले के प्रति सहनशील फसल है और इसके लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है ये 13 से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। किसान भाइयों, जब इसकी वानस्पतिक वृद्धि होती है तो इसको कम तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे इसमें कंद की वृद्धि होती है उस समय अगर तापमान अधिक होता है, 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो इसमें कंदों का विकास बहुत अच्छा होता है। अब हम अगर भूमि की बात करते हैं तो इसके लिए जो भुरभुरी भूमि होती है जिसकी उर्वरकता बहुत अच्छी होती है वो अच्छी होती है। और अगर pH मान की बात करते हैं किसान भाइयों तो 5.8 से लेकर 6.5 pH मान इसके लिए अच्छा होता है। और जिन किसान भाइयों के पास हल्की भूमि रहती है तो किसान भाइयों ये आपको ध्यान रखना है कि हल्की भूमि में हमको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और जिनके पास भारी भूमि है तो भारी भूमि में प्याज के कंदों का विकास में थोड़ा सा समस्या आती है और साथ ही साथ खुदाई में भी कुछ प्रॉब्लम आती हैं। इसके बाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है इसकी किस्मों की जानकारी, क्योंकि प्याज वर्ष में 2 बार लगाया जाता है, एक खरीफ में और एक रबी में। चूँकि अभी रबी का मौसम है तो रबी के लिए विशेष प्रकार की किस्मों का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो किस्में आप नोट कर सकते हैं। किस्मों में पूसा रेड एक किस्म है जो इस मौसम में लगाई जाती है। इसके साथ साथ पूसा रत्नार, इसके साथ साथ एक किस्म है एग्री फाउंड लाइट रेड, अर्का निकेतन, अर्का पीताम्बर, भीमा किरण और भीमा श्वेता। ये रबी के मौसम में लगाई जाने वाली विशेष प्रकार की प्याज हैं जो इस मौसम में अगर हम किसान भाई लगाते हैं तो हमें अच्छा उत्पादन देती हैं।
इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसके बीज दर की, तो इसका जो बीज दर है वो लगभग 10 किलो प्रति हेक्टेयर के मान से लगता है। अगर हम एकड़ की बात करते हैं किसान भाइयों, तो इसका 4 किलो प्रति एकड़ का बीज हमको लगाना चाहिए। अब इसका जो बीज होता है, इसको सीधी बुआई ना करके इसकी नर्सरी में रोपा तैयार करके जब इसके पौधे बड़े हो जाते हैं, फिर इसके बाद इसको खेत में रोपा जाता है। तो बीज को पहले रोपा तैयार करने की आवश्यकता होती है, और इसके रोपा तैयार करने के लिए खेत में ऐसे स्थान पर जहां पर पानी नहीं रुकता है, वहां पर हल्की भुरभुरी मिट्टी तैयार करके इसकी रोपाई के लिए नर्सरी तैयार की जाती है। और नर्सरी जो तैयार करते हैं, नर्सरी की जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर चौड़ी और लगभग 6 इंच ऊंची, इस तरह की लगभग 6 से 8 मीटर लंबी आवश्यकता अनुसार हम नर्सरी बना लेते हैं। और एक बात हम ध्यान रखें कि नर्सरी में किसी भी प्रकार का रोग ना लगे, इसके लिए थायरम नामक फफूंदनाशक दवा का प्रयोग हमको करना चाहिए। 1 लीटर पानी में 5 ग्राम थायरम मिलाकर हम नर्सरी की जो भूमि है उसको उपचारित कर लेते हैं। इस प्रकार से उपचार करने से जब हम बीज की बुआई इसके ऊपर करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का रोग एवं बीमारी नहीं लगती है। इसके बाद जो हमने 1 हेक्टेयर में 10 किलो बीज के हिसाब से जो बीज लिया है, इस पर भी थायरम से बीज उपचार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बीज शोधन से बीज में लगने वाली जो बीमारियां होती हैं, जो पौधे में लगने वाली जो बीमारियां होती हैं, वो नहीं होती हैं। बीज उपचार के लिए जो थायरम की मात्रा रहेगी वो 2 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से इसको उपचारित कर लें। इसके बाद बीज को छिटक कर हमको क्यारियों में नहीं बोना है, इसको कतार में बोना है। और एक कतार से दूसरी कतार के बीच की जो दूरी रहेगी वो 4 सेंटीमीटर की 4 इंच की दूरी रहेगी। लगभग 7 से लेकर 10 सेंटीमीटर की दूरी में हमें कतार में बीज को बोना है। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद, सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। आप अपने सुझाव पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। और इसी के साथ मुझे यानी निहारिका समैया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।